आदरणीय न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता पीवी चौहान साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साधकों को प्यार भरा नमस्कार। आज तक हमने देखा रोगों का कारण शरीर में जमा हुई गंदगी, इलाज, सफाई के तरीके, गंदगी की वजह सिर्फ दो चीजें, मिल्क और कुक फूड, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, कुक फूड, ये तीन चीजों को छोड़ दो। बेकरी प्रोडक्ट कुक फूड में आ जाता है। इन चीजों को छोड़ दो। क्या करना है? उठते ही संजीवनी क्रिया, सुबह शाम 2 टाइम, 3 टाइम लो तो कोई नुकसान नहीं, जरूरत पड़े इतनी बार लो तो भी कोई नुकसान नहीं। रेचक जूस लेना है जिससे बॉडी में से कूड़े की सफाई होती है। और तीसरा है फास्टिंग। सबसे पहले संजीवनी क्रिया, दूसरा है फास्टिंग 8 घंटा मिनिमम, और रेचक जूस। इसके बाद जो लेना है वो हमारा आहार है। अब हम यहाँ आहार की बात करें। आहार के मुख्य 2 प्रकार हैं। एक है सूक्ष्म आहार जो 5 तत्वों से मिलता है, आकाश, प्रकाश, पृथ्वी, जल और वायु। सजीव मात्र ये 5 तत्वों पे निर्भर रह सकता है। सजीव मात्र ये 5 तत्व ऐसे हैं, इनमें से सजीव को जो चाहिए, विज्ञान की भाषा में बोले तो विटामिन, प्रोटीन्स, फाइबर, जो भी चाहिए, ये विज्ञान की बातें हैं। ये 5 तत्वों में से हमें मिल जाता है। आगे चलकर ये भी कह सकते हैं कि 5 में से एकाध तत्व भी यदि हमें मिले तो इससे भी हम जी सकते हैं। एक तत्व मिले तो। सूक्ष्म आहार है ये। सूक्ष्म आहार एक ऐसा आहार है जिसको पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे हम पेड़ पौधों को देखते हैं, वे संपूर्णतया सूक्ष्म आहार पर निर्भर है। सभी पेड़ पौधे, उसको पाने के लिए उन लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। जहां वे खड़े हैं वहां इनको आराम से मिल जाता है। इसीलिए कुदरत ने इन लोगों को पांव नहीं दिए। तनिक सोचो, सभी पेड़ पौधों को पांव दिए होते तो हमारी क्या हालत होती। जैसे हम सब घूमते हैं, ऐसे पेड़ पौधों को अपने आहार के लिए घूमना पड़ता। पांव दिए होते तो हमारी क्या हालत होती। देखो कुदरत ने कितना ख्याल रखा है। इनको पांव नहीं दिए, जहां खड़े होते हैं जरूरत के मुताबिक सबको मिल जाता है। छोटे को भी मिलता है, बड़े को भी मिलता है। सूक्ष्म आहार एक ऐसा आहार है जिसको पाचन करने की जरूरत नहीं पड़ती, पचाना नहीं पड़ता। इसीलिए इन लोगों को पाचन तंत्र भी नहीं दिया, पेड़ पौधों को। पाचन तंत्र नहीं दिया, अपने आप पाचन हो जाता है। एक ऐसा आहार है, इनको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी चाहिए इनको आराम से मिल जाता है। तो इनके पास कोई स्टोर करने की भी कोई जगह नहीं है, जरूरत नहीं है। सूक्ष्म आहार एक ऐसा आहार है, सबको मिल जाता है जरूरत के मुताबिक। तो इन लोगों में कोई होड़ नहीं है, कोई स्पर्धा नहीं है, हरीफाई नहीं है।
सबको मिल जाता है तो कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कोरोना में हम सब लाइन में खड़े रहते थे, सब स्टोर करने लगे थे। इन लोगों को कोई लाइन लगाने की भी जरूरत नहीं है, सभी को मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। पांचों में से एक तत्व मिलता है तो भी चलता है। जैसे बारिश आती है तो न जाने मेढक कहां से निकल आते हैं बाहर। थोड़ी देर में ड्राउ 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 चारों ओर आवाजें हमें सुनाई देती है। शहरों में तो शायद पता नहीं लगता होगा, गांव में तो हम सुनते हैं इनकी आवाजें सारी रात, उनका ड्राउ ड्राउ चालू ही रहता है। एक दिन में न जाने इतने मेढक कहां से आ जाते हैं। बारिश खत्म हो जाती है, न जाने कहां चले जाते हैं। वे लोग जमीन के अंदर चले जाते हैं। जैसे जैसे जमीन का भेज अंदर चला जाएगा, ऐसे वो अंदर चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले 10-10, 15-15 फीट तक चले जाते हैं। अब वहां उनको न हवा मिलती है, न प्रकाश मिलता है। सिर्फ भूमि तत्वों पे निर्भर रहते हैं। इतने छोटे हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं जमीन में। जो जल में रहने वाले जो भी जीव है, उनको भी न भूमि तत्व की जरूरत है। जल तत्व पे वे लोग रहते हैं, वहां हवा भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि 5 तत्व ऐसे हैं, एक तत्व पे भी सब रह सकते हैं। मैंने हमारा भी उदाहरण दिया था कि जो हमारे वो प्रहलाद भाई जानी 80 साल तक उन्होंने कुछ नहीं लिया था। गुजरात में कच्छ में ही एक ऐसे थे, हीरा रतन माणिक करके, नाम सुना हो तो आपने। नासा वालों ने उनको बुलाया था। कैसे पॉसिबल है ये? खरबोपति आदमी, जैन था, पिछले 26 साल से कुछ भी खाए पिए बिना वो चलता था। उन्होंने सूर्य प्रकाश पे ज्यादा जोर दिया, सनलाइट से हम जी सकते हैं। नासा वालों ने बोला, उनका परीक्षण किया, ये पॉसिबल कैसे है? नासा वाले भी मान गए कि बिल्कुल सही बात है। ऐसे कई लोग हैं जो बिना खाए पिए सिर्फ हवा पे रह सकते हैं। तो ये सूक्ष्म आहार है और बिल्कुल स्वस्थ आहार है। दूसरा है स्थूल आहार। स्थूल आहार में 3 प्रकार है। एक है राजसी, एक है तामसी, एक है सात्विक। इसमें 3 प्रकार है। राजसी यानी राजा महाराजाओं का आहार, जिसे हम 56 भोग कहते हैं। कई मंदिरों में चढ़ाते हैं 56 भोग, मेवे, मिठाइयां, न जाने क्या क्या बनता है इसमें। 32 शाक 33 भोजन ऐसा बोलते हैं। हर कोई आहार का अपना अपना एक प्रभाव है। राजसी आहार, राजा महाराजाओं का आहार, जो आज हम सब राजा महाराजा बन गए हैं। हम सब वही आहार ले रहे हैं। घर की बात है, यहां शिविर की नहीं। तो इसका प्रभाव क्या था? देखो राजा महाराजाओं का इतिहास, सभी ऐसे थे ऐसा नहीं है। अपवाद हर किसी में होता है, हर चीज में होता है। मगर ऐशो आराम की जिंदगी जीना, मौज शौक, मुजरा, शिकार करना, एक दूसरे राज्य पे चढ़ाई करना,
ये राजसी आहार का प्रभाव है। दूसरा प्रभाव राजसी आहार का ये, ढेर सारी बीमारियां, राज वैद्य भी रखने पड़ते थे राजा महाराजाओं को, जिसे राजवैद्य कहते थे। और ज्यादातर उस समय मधुप्रमेह रोग था, मधुप्रमेह, जिसे हम आज शुगर मान के बैठे हैं, डायबिटीज मान के बैठे हैं। मधुप्रमेह और डायबिटीज में दिन रात का फर्क है, ये एक है ही नहीं। शुगर नाम का तो कोई रोग ही नहीं है। यहाँ काफी पेशेंट थे, हाँ, दवाइयां सबकी बंद है, कहाँ है रोग जो दवाइयां लेते रहे थे? रोग है ही नहीं वो, हमें पता नहीं है। हॉस्पिटल जाते हैं, चेकअप होता है, रिपोर्ट आता है शुगर है, दवाइयां स्टार्ट हो गई, पूछेंगे तो लाइफ टाइम। ये रोग है ही नहीं। मधुप्रमेह एक ऐसा रोग था, राजवैद्यों के इलाज के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा 6 महीना इंसान जीता। 6 महीने की आयु मधुप्रमेह जिसको हुआ, 6 महीने। आज 20-20 साल से, 40-40 साल से लोग शुगर लेके घूम रहे हैं। तो ये रोग है ही नहीं। दिमाग में से निकाल दो, जिसको भी शुगर का प्रॉब्लम है दिमाग में से निकाल दो, ये रोग नहीं है। आप लोगों ने तो निकाल दिया है, दवाइयां ली ही नहीं है, तो फिर समझ गए आप सब लोग। तो ये राजसी आहार का प्रभाव रहा। दूसरा है तामसी आहार। हम लोग ये भी ले रहे हैं, तला हुआ, भुना हुआ, भुजा हुआ, स्पाइसी, मिर्च मसाले वाला, ये सब जो आहार है वो तामसी आहार है। जैसे मैंने बोला हर किसी आहार का कोई ना कोई प्रभाव है, ऐसे तामसी आहार का भी प्रभाव है। जो जो लोग चोरी, लूटपाट, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, त्रासवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, जो जो वाद चल रहे हैं, जो जो वाद चल रहे हैं, चला रहे हैं, इनके पीछे का आहार तुम देखो क्या है। इनके पीछे का आहार क्या है वो तुम देखो, तुरंत पता चल जाएगा। तामसी आहार में लोगों ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक है मांसाहार, वो भी तामसी आहार है, जो इंसान का आहार है ही नहीं। तला हुआ, भुजा हुआ तो ठीक है, फिर भी, मगर मांसाहार तो इंसान का आहार ही नहीं है। वो शिकारी प्राणियों का आहार है, और शिकारी प्राणियों की देह रचना और शाकाहारी प्राणियों की देह रचना बिल्कुल अलग है। कैसे हम इनको पहचाने? तो जो जो पशु पक्षी जुबान से पानी पीता है, जुबान से पानी पीता है, वो शिकारी है। देख लो, बिल्ली को देखो, कुत्तों को देखो, शेर को देखो, चीतों को, जो शिकारी प्राणी है, देखो वो कैसे पानी पीते हैं। हाँ, वो जुबान से पानी पिएंगे, ये पहली निशानी है इनकी। हम कैसे पानी पीते हैं? जुबान से पीते हैं क्या? हाँ, हम मुंह से पीते हैं। तो हम मांसाहारी नहीं हैं। दूसरी निशानी है, उसके नाखून अलग प्रकार के होते हैं ऐसे, क्योंकि उनके आहार को उसको फाड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, चीरना पड़ता है, तो उनके नाखून अलग है।
और उनके साथ हमारे नाखून को मिलाओ, वहां भी अलग है। उनके दांतों को देखो, हमारे दांतों की तुलना करो, दांत भी अलग अलग है। वो लोग जो खाते हैं निगल जाते हैं, हमें चबाना पड़ता है, हम निगल नहीं सकते। किसी भी तरह से हम तुलना करें शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी की, तो कहीं हम तुलना नहीं कर पाएंगे। सारी चीजें अलग अलग हैं और फिर भी हम इसके साथ जुड़े हैं। कोरोना ने साबित कर दिया, हम सब जानते हैं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। कोरोना ने साबित कर दिया, जिन जिन लोगों को कोरोना हुआ था उसमें ज्यादातर लोग मांसाहारी थे, शाकाहारी इतने नहीं थे ऐसा नहीं बोलूंगा, मगर इतने नहीं थे जितने मांसाहारी लोग थे। ये हमारा आहार है ही नहीं। फिर भी दुनिया में कई लोग, कई देश सोच भी नहीं सकते कि मांसाहार के बिना तो खाए क्या। ऐसी मान्यता है कि मांसाहार के बिना तो खाए भी क्या, रोटी किसके साथ खाए। और देखो सब बीमार हैं। तो इनका यह प्रभाव है जो मैंने बताया, चोरी, लूटपाट, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, त्रासवाद, आतंकवाद। तीसरा है सात्विक आहार। अब सात्विक आहार में हमारी सोच जो है वो बिल्कुल गलत है। हम जो सोच के खा रहे हैं सात्विक आहार को, वो सात्विक आहार है ही नहीं, तामसी आहार से मिलता जुलता है। हमारी सोच ये है कि हम घर में जो दाल, रोटी, चावल, सब्जी खाते हैं वो हमारा सात्विक आहार है। यानी कि हम मांसाहार नहीं करते हैं तो हम सात्विक आहार लेते हैं। लहसुन नहीं खाते, यही है ना हमारी सोच। हमारी सोच यही है, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, तो हम सात्विक आहार ले रहे हैं। तो इसका मायना तो यह हुआ कि सात्विक शब्द का अर्थ हमें पता ही नहीं है। सात्विक दो शब्दों से जुड़ा हुआ है, सत्व प्लस तत्व। सत्व और तत्व, ये दो शब्द है, इसमें दोनों को मिला के सात्विक शब्द बना है। जिस आहार में सत्व और तत्व 100% साबुत है, नष्ट नहीं है, वो आहार सात्विक है। एक भी तत्व का और सत्व का उसमें से नाश नहीं हुआ है, वो है सात्विक आहार, जो पिछले 4 दिन से हम यहां ले रहे हैं। अभी आप संतरे खा के आए, कौन से सत्व तत्व नष्ट हो गए? उसमें जो भी सत्व तत्व है पूरा हमें मिल गया। और हम जिसे सात्विक मान के आज तक खाते आए हैं, उसको तो आग पे चढ़ा के उनके पूरे सत्व तत्वों को हमने खत्म कर दिया, पूरे जला के राख कर दिया। आप मूंग को स्प्राउट करते हो, यदि स्प्राउट होने के बाद उसको जमीन में बोओगे तो उगेगा कि नहीं? उगेगा कि नहीं? उगेगा। और आप उबाल के खाते हो, मूंग को उबाल देते हो, बाद में खाते हो। डॉक्टर भी बोलते हैं मूंग खाओ, मूंग का पानी पियो उबाल के। वो उबला हुआ मूंग को तो आप जमीन में डालो, उगेगा क्या?
बिल्कुल नहीं उगेगा। क्यों? उसके सत्व तत्व खत्म हो गए। तो ये सोच बदलना है। जो हम खाते थे आज तक वो हमारा सात्विक आहार नहीं था, अभी भी हमारे घर में बन रहा है, वो हमारा सात्विक आहार है ही नहीं। उसमें भी हम मिर्च मसाले डालते हैं, सब स्पाइसी बना देते हैं, फ्राई करके खाते हैं। तो तामसी आहार से मिलता जुलता ही आहार है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे में भी कोई ना कोई गलतियां, कमजोरियां हैं, दूषण है, प्रदूषण है। हमारे ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, क्या खाते थे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम कंदमूल, यही चीजें खाते थे। और इसका प्रभाव क्या है? सारी बातें हो गई। कोई बुरी सोच, गलत सोच दिमाग में आएगी ही नहीं। विश्व कल्याण की भावना, दूसरों को हेल्पफुल होने की भावना ऑटोमेटिकली अंदर से जगेगी, जगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक। क्या लेना है? हम क्यों घूमते हैं? हाँ, हमने प्रयोग किया, एनडीएस किया, स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, घर पे बैठे रहे ना। हाँ, बैठ नहीं पाओगे, आप भी बैठ नहीं पाओगे। देख लेना, यहां से जाने के बाद जो जो मिलेगा, हाँ, तुरंत ये बातें होने लगेगी, तुरंत। हम तो कहीं पे जाते हैं ना, कोई सामाजिक प्रसंगों में, तो लोग पहले से बोल देते हैं प्लीज। हाँ, पहले तो ये बोलेंगे कि कच्चे वाले आ गए, पहले तो ये बोलेंगे कि कच्चे वाले आ गए, और बाद में बोल देंगे कि प्लीज आप ये बातें मत निकालना, हाँ, ये बातें मत करना प्लीज। मगर हम जो ठहरे, कैसे छोड़ेंगे? हाँ, गोल गोल घुमा के कब उन बात पे उनको जोड़ देंगे ना, उनको पता ही नहीं होगा, फिर बात में इंटरेस्ट बढ़ेगा। अरे भाई, तो अच्छी बात है। ये अपने आप अंदर ऐसे भाव जगते हैं, अपने आप रोक नहीं पाओगे। आप भी देखो, प्रयोग करो। क्यों अर्जित भाई इतनी मेहनत कर रहा है? उनका पूरा परिवार लगा है इसके पीछे। क्यों? क्या मिलने वाला है? आप लोग क्या देने वाले हो? हम लोग क्या देने वाले हैं? हाँ, यूएसए से आए हैं, यूएसए वालों को कहाँ इतना टाइम होता है? पूरे परिवार, और तालियां तो बननी चाहिए उनके लिए। सुनो तो सही, इस बात पे तालियां लगनी चाहिए। पूरा परिवार आज निर्जला पे है। छोटी छोटी बच्चियों भी निर्जला पे है, छोटी छोटी बच्चियों भी निर्जला पे है। वो भी बोल रही हमें निर्जला करना है। हाँ, ये क्या है? यही तो है आहार का प्रभाव। जब से आए हैं यहीं पे है, 3 तारीख से। जब से आए तब से यहीं, बस इसके पीछे लगे रहे। मैं अभी मार्केट में इनके साथ जाके आया तो मैंने देखा सारी मार्केट में कितने पोस्टर लगाए हैं उन्होंने। हाँ, शिविर के कितने पोस्टर लगाए हैं। हाँ, क्या लेना है इनको? क्या मिलने वाला है? कौन सा स्वार्थ है? रोक नहीं पाएंगे। ये आहार का प्रभाव है। नहीं करना है, फिर भी आपको करना पड़ेगा। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया हमारे लिए? वसुधैव कुटुंबकम की एक भावना थी, विश्व कल्याण की। क्या कुछ नहीं दिया? कितने वेद, पुराण, शास्त्र, ग्रंथ, हाँ, क्या क्या नहीं दिया हमें। अब हमें तय करना है हमें कौन सा आहार चाहिए। दूसरों को नुकसान करने वाला तामसी आहार चाहिए? हाँ, दूसरों को परेशान करने वाला? दूसरों को छीनने वाला, ऐशो आराम, मौज मुजरा करने वाला राजसी आहार चाहिए? या विश्व कल्याण की भावना मन में जगे ऐसा सात्विक आहार चाहिए? ये हमें सोचना है। यहां से सिर्फ बोलते हैं ऐसा नहीं है। हाँ, हमें घूमते रहते हैं हर जगह पे। किसके पास टाइम है? हाँ, आप 5 दिन के लिए आए हो तो भी काफी काम छोड़ के आए होंगे। हाँ,
थोड़ा सा टाइम मिला नहीं, फोन लगा के क्या हुआ इसका, क्या हुआ इसका। पूरा 5 दिन रह भी नहीं पा रहे, कोई हाल चले हाँ? नहीं थी लोग के। तो हम तो कब के निकले हैं, कई बार महीना 2 महीना भी बाहर निकल जाता है, घूमते रहते हैं ऐसे। रोकना चाहोगे तो भी आप नहीं रोक पाओगे, ये सात्विक आहार का प्रभाव है। तो हमें ऐसे आहार पे आना चाहिए। विश्व कल्याण की भावना तो जगेगी, मगर गिफ्ट में हमें मिलेगी वो तंदुरुस्ती मिलने वाली है। कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, बीमारी है वो भी अपने आप चली जाएगी। तो ये आहार का प्रभाव है और ये आहार का प्रकार में है। अब दूसरी बात में वही बात पे आने वाला था कि सवाल जवाब में किसी ने एनीमा का कोई सवाल नहीं पूछा। कई सवाल होते हैं एनीमा के, किसी ने नहीं पूछा। क्या पता क्यों नहीं पूछा, मगर ऐसे कई सवाल आते हैं। कई लोग हमें पूछते हैं कि ये एनीमा हमें कब तक लेना है, कब तक लेना है। देखो ये अननेचुरली प्रोसेस है, ये कोई नेचुरली प्रोसेस नहीं है। हो सके इतना जल्द उससे हमें दूर भागना है, छुटकारा पाना है, हो सके इतना जल्द। मगर XYZ जो भी हमें प्रॉब्लम है उसमें से जब तक हम बाहर नहीं निकल सकते तब तक तो इसको लेना ही लेना है, संजीवनी क्रिया करनी ही करनी है। फिर भी हम 100% अब तो 100% की बातें हैं। हाँ, अब वो छूट छाट वाली बातें अभी किसी ने सवाल किया वो इसमें अब आता ही नहीं, भूल जाओ ये सवालों को। रो डाइट पे है 100%। तो पहले महीने सुबह शाम 2 टाइम ही लेना है, एक ही किट भर के लेना है। सुबह में एक किट खाली कर दी, चाहे एक ट्राई में हो, एक ट्राई में किट खाली नहीं होती है तो 2 ट्राई करो, 2 ट्राई में खाली नहीं होती है तो 3 ट्राई करो, मगर एक किट खाली करनी है। मगर किट खाली करने के बाद हमें ऐसा लगे कि कुछ कूड़ा निकलना चाहता था, बीच में रुक गया है, बाहर नहीं निकल पाया है, तो दोबारा किट हम भर सकते हैं। 2 बार करने के बाद भी ऐसा लगे तो तीसरी बार भी हम ले सकते हैं, मना नहीं है। क्योंकि एनीमा सिर्फ और सिर्फ, संजीवनी क्रिया सिर्फ और सिर्फ सफाई का ही काम करती है, और जो सफाई वाले होते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। कई लोग बोलेंगे आपके डॉक्टर को पूछो, वो भी मना करेंगे, हाँ ये नुकसान करता है, नहीं लेनी चाहिए, आंतों पे इफेक्ट होती है। बिल्कुल इफेक्ट नहीं होती, बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से ले सकते हो आप। जरूरत पड़े तो दोपहर को भी लो, दोपहर को भी ऐसा लगे कि कुछ कूड़ा फंस गया, दोबारा किट भरो, तीसरी बार भरो। शाम को सोने से पहले लेना ही लेना। और अब तो आप लोगों का एक्सपीरियंस है, एनीमा में इतना टाइम तो लगता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट में हमारा काम हो जाता है। हाँ, 5 मिनट भी, हमें तो कभी 5 मिनट भी नहीं लगती, तो इतना तो टाइम हमारे पास होता है। अब दूसरे महीने, 1 महीना पूरा हो गया, दूसरा महीना, धीरे धीरे सुबह का एनीमा छोड़ते जाओ। कैसे छोड़ना है? पानी कम करते जाओ, 1.5 लीटर का है, 50 ग्राम पानी कम करो, दूसरे दिन और 50 ग्राम, ऐसे करते सुबह का एनीमा बंद कर दो। चाहे नेचुरल कॉल आए या ना आए उसकी फिक्र मत करो, ये कोई गवर्नमेंट रूल्स नहीं है कि टॉयलेट तो सुबह में ही जाना चाहिए, ऐसा कोई गवर्नमेंट रूल्स है? 84 लाख में इंसान को छोड़ के किसी के पास ऐसा कोई रूल्स नहीं है। वो तो जब भी जहां भी होते हैं अपनी मर्जी हो जाती है, इच्छा हो जाती है, कॉल आ जाता है, कर लेते हैं। इनको तो ना कोई जगह चाहिए ना कुछ भी चाहिए। हाँ, वो तो हमारे ऊपर भी कर लेंगे, पंछी ऊपर बैठा है, पेड़ के नीचे हम बैठे हैं तो हमारे ऊपर भी कर लेंगे। इनको ऐसा थोड़ा सोच रहा है यहाँ बैठा है तो चलो मैं थोड़ा दूर जाऊं,
वो नहीं रोक पाते, जब भी इच्छा होती है छोड़ देते हैं। हम इंसान ऐसा नहीं कर पाते। मगर जब भी ऑर्डर आए, जॉब करते हैं तो कोई भी ऑफिस ऐसी नहीं होगी जहां टॉयलेट की सुविधा ना हो, जा सकते हैं कहीं भी। ये तो हमने आदत डाली है कि टॉयलेट तो एक ही बार जाना चाहिए। दूसरी बार यदि कोई चला भी गया और हमने देख लिया तो भी ए भाई क्यों, क्या हुआ, क्यों दूसरी बार, हाँ क्या खाया था, हाँ ख्याल रखो ख्याल रखो। टोकते हैं हम उसको, डांटते हैं इसको। देखो छोटा बच्चा भी जब ना समझता तब तक तो कहीं भी वो पोटी कर लेता था, माँ की गोद में भी, कहीं पे भी। आपने गोद में उठाया है, घूम रहे हो, तभी भी इच्छा होगी वहां भी वो छोड़ देगा, ना समझ है। मगर जब समझदार होता है और वो बोलता है दूसरी बार जाने के लिए मम्मी जाना है, जब अभी गया था क्या है, हाँ हम डांटते हैं जब अभी गया था क्या है, क्या हम फ्री है तुम्हारे लिए बार बार। बच्चा डर जाता है, फिर वो क्या करता है, इच्छा होती है तो भी उसे रोकने की कोशिश करता है। हाँ, कूड़े को अंदर रोकोगे तो क्या होगा, वो तो अंदर सड़ने वाला है, और जो सड़ता है वही तो हमें मिलता है। हमें भी इच्छा होती है तो अभी हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, आदत पड़ जाएगी, कल दोबारा जाना पड़ेगा, हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, हो सके इतना रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं रुकता तो फिर कुछ ना कुछ करते हैं, मगर रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे दूसरों को टोक टोक के, डांट डांट के और खुद पे रोक रोक के, टॉयलेट तो एक ही बार जाना चाहिए ऐसा कोई रूल्स हो, ऐसा पालन करते हैं और इसीलिए बीमार हैं। तो धीरे धीरे एक टाइम का कम करते जाओ, ये सिस्टम पे हो। अब ऐसा आहार हम ले रहे हैं तो अब ऐसा मल बनेगा ही नहीं कि जो नेचुरली कॉल आएगा तो सही, याद नहीं तो कल, मगर वो हम इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे धीरे धीरे करके सुबह का एनिमा बंद कर दो, ऐसे दोपहर का भी ऐसा करो, धीरे धीरे बाद में दोपहर पे आ जाओ, तो शाम को एक टाइम ही बचेगा। तीसरे महीने शाम के एक टाइम में भी ऐसा करो, पानी कम करते जाओ, तो शाम का एनिमा भी बंद हो जाएगा और इसके बाद नेचुरल कॉल आना शुरू होगा। चौथे महीने जरूरत लगे तो वीक में 1 या 2 बार ले सकते हो, बार बार होते हैं यहां से नुकसान तो है ही नहीं, मगर अननेचुरली प्रोसेस है ये, नेचुरली नहीं है, उससे दूर होना भी जरूरी है। अननेचुरली प्रोसेस क्यों करनी पड़ी, अननेचुरली आहार लिया हमने, गलत आहार, उसकी वजह से अंदर जो मल बना वो भी अननेचुरली बना, तो अननेचुरली मल जो है वो चिपक गया है, नेचुरली तो चिपकेगा ही नहीं, वो तो अपने आप निकल जाएगा। तो वो चिपक गया है तो अननेचुरली प्रोसेस करनी ही पड़ेगी उसको निकालने के लिए। लोहे को काटना है, हमें लोहे को काटना है तो लकड़ी से थोड़ा लोहा कटेगा, हाँ लोहे को काटने के लिए लोहा ही चाहिए। तो अननेचुरली मल को निकालने के लिए अननेचुरली ही प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो एनिमा बस 3 महीने तक ही लेना है, इसके बाद जब भी जरूरत पड़े तब ले सकते हो, मगर कोई प्रॉब्लम है उसमें से हम बाहर नहीं निकले हैं तो जब तक ठीक ना हो तब तक चालू रखना है, ठीक है। इसके बारे में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। पानी निकल जाता है बोलने भाई, हाँ लेते। हाँ। अब कई लोगों की ये भी शिकायत होती है कि हम
एनिमा तो लेते हैं मगर थोड़ा सा ही पानी अंदर जाता है, ज्यादा पानी जाता ही नहीं है, और जो जाता है वो तुरंत निकल जाता है, कुछ कूड़ा निकलता ही नहीं है। तो पानी क्यों थोड़ा जाता है? अंदर जगह नहीं है, पाइप पूरी भरी हुई है। हाँ, गटर की पाइप भर जाएगी और आप गटर में पानी डालते रहोगे तो क्या होगा? हाँ, तो आपका बाथरूम भर जाएगा, गटर भरी हुई है तो पानी निकल जाएगा। मगर थोड़ा सा भी पानी अंदर गया है, जो मल पड़ा है चिपका हुआ, वो शोषण तो करेगा ही पानी का, पूरा नहीं निकलेगा। थोड़ा सा भी गीला तो होगा ही, गीला होगा उसका वेट बढ़ेगा। चिपका हुआ है तो वो अब अलग हो जाएगा, आज नहीं तो कल, अब उसको निकलना ही पड़ेगा। जैसे जैसे निकलता जाएगा, जगह होती जाएगी, पानी ज्यादा अंदर जाने लगेगा, फिर रुकने भी लगेगा। नहीं रुकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं रुकता तो कोई बात नहीं, निकल दो, अपना काम चालू रखो, काम नहीं रोकना है। कई लोगों की ये शिकायत आती है कि पूरा किट भर के हमने खाली कर दिया, बिल्कुल निकला ही नहीं पानी, इसका क्या करें? तो मेरी एक शिविर थी, गुजरात में ही थी, आदिवासी इलाका था। एक भाई बीमार था, डॉन था वहां का, बीमार था, वो शिविर में ना आ पाया, बीमार था। तो शिविर का जिसने अरेंजमेंट किया था उसने मुझे बोला कि सर एक भाई ऐसा है और डॉन है, हमारा पूरा शहर उनसे डरता है, हाँ उनके पास जाना पड़ेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो जाए। सिस्टम समझाया उनको, एनिमा के बारे में समझाया। दूसरे दिन सुबह में इनका कॉल आया कि मैंने पूरा पानी अंदर गया, एक बूंद भी निकला ही नहीं, मैं क्या करूं? घबरा गया, अब क्या होगा? तुरंत कॉल किया उसने वो भाई को, चालू शिविर में वो भाई मेरे पास आया, गुरुजी ऐसा हुआ है इनको, क्या करें? मैंने बोला कुछ नहीं, एक और किट चढ़ा दो पानी। बोले पहले का तो निकला नहीं निकला तो कोई दिक्कत नहीं, एक और चढ़ा दो। उन्होंने दूसरी किट खाली कर दी, वो भी नहीं निकला। फिर से कॉल आया कि वो भी नहीं निकला, और अब तो पेट में ऐसा हो गया है कुछ, 3 लीटर पानी गया तो अब क्या करो? मैंने बोला बोल तो तीसरी किट चला दे। बोले क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ ठीक बोल रहा हूं मैं। बोला तो बोले नहीं, अब तो आप इनको बुलाओ इधर, हाँ इनको लेके आओ, ये कौन सा डॉक्टर है, इनको लेके आओ। शाम को हमें वहां जाना पड़ा, वहां गए, उन्होंने बोला ऐसा हो रहा है, क्या क्या आप सिखाते हो? मैंने बोला कोई बात नहीं, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, और एक किट खाली करो। तीसरी किट लगा दी, 4.5 लीटर पानी, हाथों में 6-7 लीटर पानी जाता है, डरने की जरूरत नहीं है। तीसरी किट लगा दी। फिर मैंने इनको बोला सो जाओ, चलो, हाँ रगड़ता गया, करवटें बदलता गया, इधर घूमो, इधर से उधर आओ, सोते सो लेटे लेटे। जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी वो करने के लिए बोला, वो एक्सरसाइज तो ये क्या 2 बार हुई ना हुई, खड़ा हुआ, भागा अंदर जाते जाते निकल गया था, इतना निकला। हाँ बात ना पूछो, बाहर आया एकदम हल्का, आहा, हाँ इतनी खुशी हुई इनको। बोले इतना सारा पूरा तो अंदर भरा है ना भाई, तूने खाया ही है ऐसा। ये डरने की जरूरत नहीं है, पानी निकल जाता है तो भी निकलने दो, नहीं निकलता है तो भी फिक्र मत करो, पानी है, नुकसान करने वाला नहीं है। हाँ वो जब निकलेगा साथ में गंदगी को लेके आएगा, अकेला नहीं आएगा, तो ये डरने की बात है। कई सवाल ऐसे भी आते हैं, कितनी उम्र के लोगों को हम ये एनिमा दे सकते हैं? 1 दिन के बच्चे को भी हमने एनिमा दिया है, 1 दिन के बच्चे। और मेरे फादर 104 साल के थे, वो भी एनिमा लेते थे। उम्र का इसमें कोई लेना देना नहीं है।
एक दिन का बच्चा भी हो ठीक नहीं है, बीमारी की वजह यही है माँ का गलत आहार, उनकी वजह से वो बीमार हुआ। दूसरा भी एक एक्सपीरियंस मैं बता दूं, मेरी शिविर थी महसाना में, ग्रेप्स का मेरी अंगूर की शिविर चालू थी। एक भाई आए थे अपनी वाइफ के साथ, तो उसका भतीजा था, उनको लड़का हुआ था, 15 दिन का बच्चा था, बीमार हो गया, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने बोला कि इनको तो बॉक्स में रखना पड़ेगा। काफी टाइम, करीब 4 से 5 लाख रुपया खर्च बोला, इतना खर्च होगा, काफी प्रॉब्लम है इसको। वो बेचारा, इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी। उनके अंकल को यहाँ शिविर में थे, इनको फोन किया कि अंकल आप शिविर में गए हो तो ये गुरुजी को पूछो ना, बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, क्या करें। चालू शिविर में वो मेरे पास आया, गुरुजी प्लीज डिस्टर्ब कर रहा हूँ मगर एक इमरजेंसी आई है। मैंने बोला क्या है, तो ऐसा हुआ है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, उसको घर पे ले आओ और सिर्फ 50 ग्राम पानी एनिमा दे दो, ज्यादा नहीं, 50 ग्राम पानी। बोले 15 दिन के बच्चे को 50 एनिमा? मैंने बोला हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं। घर पे ले आए, डॉक्टर मना कर रहे थे, वो तो मना ही करेंगे। घर पे आए, एनिमा दे दिया, कूड़ा निकला, बच्चा ठीक हो गया। तो उनका तुरंत उनका फोन आया कि अंकल वो तो खेलने लगा, ठीक हो गया। तो उनका अंकल ने मुझे पूछा कि सर ये क्या है, 15 दिन के बच्चे ने क्या खाया जो कूड़ा जमा हुआ? मैंने बोला इनकी माँ ने खाया है। और दूसरी बात, आपको पूछना है तो पूछ लो, बच्चे को दूध पिलाया था क्या? बोले 15 दिन के बच्चे को कहाँ दूध की जरूरत पड़ेगी। मैंने बोला पूछो तो सही क्या है। तो उन्होंने पूछा हाँ इनकी माँ को दूध कम आ रहा था, हम उनको दूध दे रहे थे। 15 दिन के बच्चे को आप 8-10 फैट का दूध दोगे, क्या हालत होगी इनकी? हाँ, हमारी माँ का दूध जो हम पीकर बड़े हुए हैं, हमारी माँ का दूध जो है वो 0 फैट का है। यही दूध का पाचन हमें हो सकता है, 8-10 फैट का दूध हमें पाचन हो ही नहीं सकता। तो कबूल किया उन्होंने, हाँ दूध पिलाते थे। तो वही तो प्रॉब्लम हुआ, उसको कब्ज हुआ और क्या। तो किसी भी उम्र में हम एनिमा दे सकते हैं। एक और भी सवाल आता है कि प्रेगनेंसी में एनिमा दे क्या? प्रेगनेंसी में एनिमा देना चाहिए क्या? जिसको भी, बहनों के लिए खास बोल रहा हूं, प्रेगनेंसी का, चाहे हमारी बच्ची हो बहू हो, हमारे लिए तो सवाल नहीं रहा है, हमारा तो पीरियड गया, मगर बच्ची हो बहू हो, प्रेगनेंसी का पहले दिन जब पता चले, हम क्या करते हैं? प्रेगनेंसी का पता चलने पर हम क्या करते हैं? हॉस्पिटल भागते हैं ना, तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं। क्यों भाई? क्यों टेस्ट करवाना है? वो तो उनका टाइम होगा, सब दिखाई देगा। टेस्ट क्यों करवाना है? मगर तुरंत हम चले जाते हैं और हॉस्पिटल गए नहीं, तुरंत खाली हाथ वापिस आने देते हैं क्या? यहाँ बस प्रेग्नेंट है ऐसा बोल के भेज देते हैं क्या? कुछ ना कुछ दवाइयाँ चालू, विटामिन की, हाँ, आयरन की, ये कुछ ना कुछ दवाइयाँ चालू। 15 दिन के बाद फिर आना, या महीने के बाद फिर आना। 9 महीने तक ये सिलसिला चालू रहता है कि नहीं? हाँ, ये सिलसिला चालू ही रहता है 9 महीने तक। 9 महीने के बाद हम जब जाते हैं, डॉक्टर डेट बता देता है, ये डेट को प्रेगनेंसी होगी। उसी डेट पे हम जाते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो प्रॉब्लम हो गया। क्या? बच्चा खतरे में है, दोनों में से किसी एक की जान बच सकती है, सीजेरियन। जैसे गुरुजी को बुलाना है कि अनुभव सुनाएंगे, जैसे आपको गुरुजी ने तो सवाल जवाब के लिए बोला है, बताए अनुभव। पूछ लो इनको कुछ। प्रश्न पूरा है तो गुरुजी आएंगे। किसी का कोई सवाल जवाब हो तो गुरुजी आएंगे, नहीं है तो अनुभव आप तो काफी कुछ बाकी है, वो भी डिस्कस कर ले, और एक्सपीरियंस किसी का लेना है तो वो भी कर ले। आप क्या चाहिए? सुबह गुरुजी से सुबह कर लेंगे, सुबह नहीं है, सवेरे आए। हाँ सुबह भी
एक ऑटिज्म होता है ना, बच्चे जो बहुत बच्चा पैदा होता है तो ऑटिज्म होता है, सीधा मतलब कि जिसको कहते हैं ब्रेन उसका कम काम करना, न्यूरो का कोई आता है। ये माँ का गलत आहार का प्रभाव है ना। जी सर है, उसका हाँ। उसका उसका हल क्या हो सकता है ये अपना? जन्म से देखो, नहीं कि आना है कुछ नहीं आएगा। हाँ तो रहने दो। मेरे पास एक है लेकिन कम कर वीरू जी को बोलो, इनको आपको कुछ बाकी है तो आओ, बोल देते हैं ठीक है। कम कर लेंगे। जन्म से किसी को जो भी प्रॉब्लम होता है जन्म से, उसका हल एमडीएस में नहीं है। इसका हल एमडीएस में नहीं, जो जन्म से प्रॉब्लम है, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे ब्रेन का प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी, क्योंकि जन्म से प्रॉब्लम है। तो सिजेरियन की बात आ जाती है, और हम दोनों में से किसको जाने देंगे? हाँ? ध्यान रखो, अब जब भी ऐसा कोई नौबत आए, ऐसी नौबत आए, सिजेरियन की बात आए, तो हाथ जोड़ के डॉक्टर साहब को बोलना, सर प्लीज हमें छुट्टी दे दो, हमें दूसरी हॉस्पिटल जाना है। वो बोलेंगे टाइम नहीं है इतना, कुछ भी बोलेंगे, डरो मत, डर गया सो मर गया। मैंने ऐसे कई लोगों को बचाया है सिजेरियन से। बोल दो तुरंत हमें दूसरी हॉस्पिटल जाना है, कभी नहीं जाने देंगे, वो कभी नहीं जाने देंगे, और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो पहले महीने से पता चले कि प्रेगनेंसी है, ये सिस्टम पे वो माँ को ला दो, एमडीएस करवाओ। 9 महीने तक पूरा एमडीएस, पूरी निष्ठा से, कोई गलत आहार नहीं। जो हमारी सोच है कि प्रेगनेंसी में तो ये खिलाना चाहिए, वो खिलाना चाहिए, हाँ, ये बिल्कुल गलत आहार है। प्रेगनेंसी के बाद ये खिलाना चाहिए, वो खिलाना चाहिए, हाँ, बच्चे को दूध ज्यादा आए। अरे कोई खुराक में दूध ज्यादा लाने की कोई ताकत है ही नहीं, कोई खुराक ही ऐसा नहीं है जो दूध बढ़ाए। हाँ, तो हम पशुओं को सालों दूधते रहे, दूध निकालते रहे, दूध देना बंद ही क्यों करने दें उसको? डालते जाओ वो खुराक, जो खुराक से दूध बनती है। तो कोई खुराक से दूध नहीं बनता, ये गलत फहमी। 9 महीने बाद देखो, नॉर्मल डिलीवरी तो होगी ही होगी, पता ही नहीं चलेगा, मगर वो जो बच्चा आएगा इतना हेल्दी होगा ना, बात ना पूछो। और बच्चे को डाइट पे रखो, लाइफ टाइम देखो वो क्या बनता है। ये प्रयोग करो, गुरु जी ने किए हैं प्रयोग, वो बच्चा क्या बनता है। मेरे पास भी अहमदाबाद से ऐसा एक केस था, करीब 15 साल के बाद। देखो यहाँ शादी के बाद 15 साल तक बच्चा नहीं पैदा हुआ, इन लोगों को भी रिजल्ट मिला है। 15 साल तक डॉक्टरों के पास जाते हुए भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे 8 केस में तो मुझे रिजल्ट मिला है। गुरु जी को तो न जाने कितने रिजल्ट मिले होंगे 30 साल में। 8 केस में तो मुझे रिजल्ट मिला है, और नेचुरली कुदरत की मर्जी होगी तो 8 केसों में लड़का ही आया है। तो इसमें भी रिजल्ट मिलता है। तो बच्चे पे प्रयोग करो। बच्चा इतना तेज होगा ना, इतना होशियार होगा ना, बात ना पूछो। और प्रेगनेंसी में भी एनिमा लेना चाहिए। दोनों रास्ते अलग अलग हैं, संजीवनी क्रिया का मलद्वार और बच्चादान, ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं। ऊपर से कहीं कोई मिलावट है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 3-4 महीना हो जाता है, अंदर बच्चा बड़ा हो रहा है, तो पानी कम कर सकते हैं, बच्चे पे दबाव न पड़े इसलिए पानी कम कर सकते हैं। बाकी 9 महीने तक लेते रहो तो भी कोई नुकसान नहीं है। पानी का ख्याल रखना है। और एमडीएस 9 महीना किया है तो एनिमा की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ये भी इतना ही साथ में सच है कि पूरा 9 महीना ये लो डाइट पे रहे तो एनिमा तो 3 महीना ही लेना है। मगर कभी कभी जरूरत पड़े तो प्रेगनेंसी में भी संजीवनी क्रिया कर सकते हैं। और भी कई सवाल होते हैं, आपके दिमाग में कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। संजीवनी क्रिया के बारे में और भी कोई सवाल हो तो। किसी के
कुछ जूसेस वगैरह क्या है और कितनी क्वांटिटी है और अनीमा का पानी कितना क्वांटिटी है, वो उनका क्वेश्चन था हमारे से। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने बताया था मेरे गॉलब्लैडर में स्टोन था। डॉक्टरों ने बोला कि पक गया है, अंदर पस हो गया है, फट गया है, कल शाम 5 बजे तक आप जिंदा हो, इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए मुझे बोला था। मैंने नहीं करवाया, आज तक ये बैठा। अब वो स्टोन कहाँ गया मुझे पता नहीं है। गॉलब्लैडर फट गया था, किसने टाँके अंदर लगवाए वो भी मुझे पता नहीं है, और न मैंने इसके बाद कभी कोई चेकअप करवाया। कभी इसके बाद ये सिस्टम मिलने के बाद मुझे एक दिन भी थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं हुआ। जब गलत आहार लेते हैं और अंदर गैस बनती है जबरदस्त, तब वो पेन करता है। अब गैस बनती नहीं, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा, कई लोगों को दिन में कितनी बार वो वाछूट करनी पड़ती है, नीचे से गैस निकालना पड़ता है, कितनी बार होती है क्या? हाँ, होती नहीं है। जब टॉयलेट जाने की इच्छा होती है सुबह में, तब एक आध बार थोड़ी सी सीटी बजती है, बाकी पूरा दिन कोई ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ती है। बाकी तो 5 लोगों के बीच में बैठे हो और इच्छा हो जाती है तो दबाना पड़ता है। पता है अंदर से कस्तूरी की सुगंध आने वाली है, लोगों को नाक दबाने पड़ते हैं, तो हमें रोकना पड़ता है। हमें पता है कि अंदर क्या निकलने वाला है वो। तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ये प्रॉब्लम है, गैस बनती नहीं तो पेन होने वाला है ही नहीं। मगर इसका इलाज जो है वो जपरीत जी, आपको बोल रहा हूँ, आपने सवाल पूछा इसलिए वो बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने जो किया वो, जब मुझे पता चला कि लंगरम परम औषधम, तो मैंने फास्टिंग की शुरुआत वहां से की। नॉन स्टॉप 11 दिन का मैंने निर्जला कर लिया, नॉन स्टॉप 11 दिन का। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 11 दिन का निर्जला करने से ही ठीक होता है, जितना हम कर पाए, मगर इसका इलाज निर्जला ही है। क्योंकि निर्जला से सफाई हो जाती है, सफाई हो जाती है तो गैस नहीं बनती, गैस नहीं बनती तो पेट नहीं होता। अब हम ऐसा आहार ले रहे हैं जो गैस बनेगा ही नहीं, तो अपने आप को ठीक हो जाएगा। अब मैंने दूसरी बार दिखाया होता तो पता चलता कि अंदर अभी भी वो है, या फिर टूट के कहीं से निकलने का रास्ता नहीं है। गॉलब्लैडर डॉक्टरों का बोलना है, मुझे पता नहीं है। ऊपर वाले ने तो कई रास्ते बनाए हैं, मगर जहां तक वो लोग जानते हैं और उनके कहे मुताबिक मैं बोलता हूँ कि गॉलब्लैडर में से स्टोन निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा बोल के वे लोग उसको निकाल देते। मेरे पास एक डॉक्टर आए थे जो ये स्टोन के स्पेशलिस्ट हैं, और इन्होंने पूरी लाइफ में लोगों के गॉलब्लैडर ही निकाले हैं। उनके परिवार में भी किसी को नहीं छोड़ा और रिश्तेदारों में भी किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो मुझे एक बार स्टोन का पेन हुआ, मुझे किडनी में भी स्टोन थे, मुझे 3 स्टोन थे किडनी में और गॉलब्लैडर में भी। तो किडनी स्टोन का पेन हुआ तो मुझे हॉस्पिटल जाना हुआ। मैं वहां पे गया तो तुरंत उन्होंने मुझे सुला दिया। मैंने बोला क्यों? तो बोले ऑपरेशन। अरे मैं तो दिखाने आया हूँ। दिखाने क्या, पेन हो रहा था, दिखाना पड़ेगा। स्टोन तो निकाले बिना तो अपने आप तो निकलेगा नहीं किडनी में से। मैंने बोला मैं तो कोई तैयारी करके नहीं आया, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। बोले पैसे कहाँ जाएंगे, बाद में मंगवा लेना कॉल करके, आ जाएंगे लोग, इमरजेंसी है। मैंने मना कर दिया, नहीं मुझे दवाई दे दो, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। इसके बाद में गॉलब्लैडर का मुझे पता चला। तो मेरी महसाना में शिविर चल रही थी, तो पाटन से 5 डॉक्टर कहीं बाहर जा रहे थे। कहीं से उनको पता चला कि ऐसी कोई शिविर लग रही है महसाना में, तो चलो 1 आध घंटा जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो शिविर शुरू होते ही वे लोग आए। तो मैं मुझे पता नहीं है वो डॉक्टर है क्या है। करीब 300 लोग थे। हमें क्या पता है आप कौन हो कौन नहीं हो, हमें क्या पता। और हमें उनसे लेना देना क्या है कि हम पूछे भाई आप कौन हो, क्या करते हो। तो मेरी बात ये चल रही थी गॉलब्लैडर स्टोन की। तो उनकी समझ में वो नहीं आ रहा था, उनको झूठ लग रहा था।
अभी मुझे किसी ने नीचे पूछा कि आपका बॉडी तो ऐसा लग रहा है कि आप एमडीएस करते ही नहीं हो। हाँ, आपका बॉडी ऐसा लग रहा है आप एमडीएस करते नहीं, अभी भी आपका पेट तो बाहर दिख रहा है। हाँ, 10 दिन निर्जला करके आया फिर भी पेट अंदर नहीं गया, मैं क्या करूं? हाँ, मैं और तो क्या करूं? निर्जला से तो बढ़िया और तो कोई रास्ता है नहीं इसमें। तो 10 दिन का निर्जला किया, आज भी मेरा निर्जला है और आपसे बातें कर रहा हूं, तो पेट अंदर नहीं जाता तो क्या करूं? हाँ, वेट मेंटेन हो जाता है, बॉडी को जितनी जरूरत है उतना वेट रहता है। वेट की फिक्र मत करो, एनडीएस करो। नहीं उतरता है आज नहीं तो कल कम हो जाएगा, कम हो गया है आज नहीं तो कल बढ़ने वाला है। तो 4 दिन के बाद एक दिन रात को उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं सबको, मेरा जैसे यहाँ नंबर दिया सबको देता हूँ नंबर, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, पंड्या जी। मैंने बोला हाँ जी, मैं पाटन से वो डॉक्टर बोल रहा हूँ, नाम लिया। मैंने बोला हाँ सर, मैं आपको पहचानता हूँ। बोले कैसे? तो मैंने बोला मुझे स्टोन का प्रॉब्लम था, मैं आपके पास आया था और आपने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला तो सुला दिया डायरेक्ट मुझे, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। उन्होंने बोला कि मैं मानने वाला नहीं हूं। मैंने बोला क्यों? मेरे पास जो भी आया उसको मैं काटते ही रहता हूं, कोई वापस नहीं जा सकता। आप कैसे गए वो मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं छोड़ता। ऐसे बोला? हाँ, ऐसे बोला, मैं किसी को नहीं छोड़ता। आप कैसे गए? तो मैंने बात बताई। और मैं जो मेरे साथ एक भाई आया था वो डॉक्टर था, वो आयुर्वेद का डॉक्टर था, तो वो डॉक्टर के वहां प्रैक्टिस करके आया था, उनको मैं साथ में लेके, वो मुझे वहां ले गया था, मुझे तो पता नहीं था। तो मैंने बोला कि मैं भाई को साथ में लेके आया था। हाँ, तो इसकी वजह से आप बच गए। हाँ, वरना मैं ऑपरेशन के बिना किसी को नहीं जाने देता। फिर उन्होंने बात कही कि आपने जो आपने गोल्ड मेडल की बात कही वो सच है क्या? मैंने बोला व्यासपीठ पे मैं बैठता हूँ, ये व्यासपीठ है, इसका क्या महत्व है आप सब तो जानते होंगे। न जानते हो तो महाभारत में सभा पर्व है, पूरा एक पर्व है महाभारत, जो 18 पर्व है उसमें एक सभा पर्व है, उसको आप पढ़ो, पता चले व्यासपीठ का क्या महत्व है। यहाँ से बैठ के यदि कोई इंसान झूठ बोलता है नर्क में उसको जगह नहीं मिलती, चाहे बड़ा संत सन्यासी क्यों ना हो, उसको नर्क में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका प्रभाव सामने वालों पे पड़ने वाला है, सुनने वालों पे। यहाँ से जो बोला जाता है इसका प्रभाव सामने वालों पे पड़ने वाला है। तो यहाँ झूठ बोलने वाला तो कभी नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, इसको झूठ नहीं बोला जाता। इसमें सबसे बड़ा पाप है व्यासपीठ में बैठ के झूठ बोलना। तो मैंने बोला मैं व्यासपीठ पे बैठा था, मैं झूठ क्यों बोलूं? बोले मैं डॉक्टर हूँ, मैं नहीं मानता, पॉसिबल ही नहीं है गोल्ड मेडल को स्टोन निकलना या ठीक होना, उसको निकालना ही पड़ता है, आपको मुझे मेरा रिपोर्ट दिखाना। मैंने बोला ठीक है, देखना है तो आप आ जाओ, या फिर मैं कभी वहां आया तो लेके आऊंगा। रिपोर्ट बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, रिपोर्ट ने मुझे ऐसा बोला। मुझे क्या पता पक गया है, फंस गया है, गल गया है, वो तो रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने मुझे बोला। बोले कौन से डॉक्टर ने? मैंने डॉक्टर का नाम दिया। तो बोले डॉक्टर तो ठीक है। तो एक दिन गुरुजी भी मेरे घर पे आए थे और हमें वहां पाटन से महसाना शिविर से जाना था 2 दिन। मुझे याद आया वो डॉक्टर, और वो डॉक्टर ने बोला था कि मुझे भी ये जो बीवी चौहान कौन है उसको मुझे मिलना है एक बार। तो मुझे याद आ गया, तो मैंने गुरुजी को बोला सर एक डॉक्टर आपको मिलना चाहता है, रास्ते में है। गुरुजी बोले ठीक है चलो मिल के जाएंगे। मैंने उनको कॉल किया तो बोले मैं तो अहमदाबाद में हूँ, करीब 200 किलोमीटर दूर, मगर मुझे मिलना है बस। मैं आप फोन रखो, मैं अभी निकला, 1 घंटे में मैं आ जाता हूँ, मैं अभी निकला। तो हमारे जाने से पहले तो वो आ गया घर पे और हम उनको मिले। मैं रिपोर्ट सारे लेके गया था। मैंने गुरुजी को भी मेरे रिपोर्ट दिखाए थे, हार्ट के भी दिखाए, गोल्ड मेडल के भी दिखाए। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारी जगह यदि मैं भी होता ना, इतनी हिम्मत तो मैं भी न कर सकता जो तुमने हिम्मत की है। हाँ, सारा ब्लॉकेज बोल रहा है और तुमने बाईपास नहीं करवाया। हाँ, गोल्ड मेडल का रिपोर्ट ये बोल रहा है, उनका ऑपरेशन तुमने नहीं करवाया, गजब की हिम्मत है तो आपकी तो पंड्या जी। हाँ, तो मैंने बोला मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी हिम्मत तो है, डॉक्टरों ने मुझे डरा दिया था। तो वहां गए, डॉक्टर से मिले, उन्होंने देखा, बोला रिपोर्ट तो सही है। तो हुआ क्या? मैंने बोला सिस्टम का कमाल है। तब से वो डॉक्टर सिस्टम में जुड़ गए।
इनको भी प्रॉब्लम थी, मगर इनको मेन प्रॉब्लम था वो उसने छुपाया, वो मुझे नहीं बताया। नॉर्मली बीपी का शुगर का प्रॉब्लम था वो मुझे बताया, मैंने इसका इलाज बताया। उनको कैंसर था, वो उन्होंने नहीं बताया, छुपाया मुझे, वरना मैं कुछ स्पेशल उनको बोलता। बीपी शुगर उनका नॉर्मल हो गया। वो भी जैसे हम दोनों अकेले रहते हैं, गुरुजी और दोनों अकेले रहते हैं, ऐसे वो भी दोनों अकेले थे। बेटा अहमदाबाद में डॉक्टर था, डॉक्टरों के बेटे तो डॉक्टर ही होते हैं। हाँ, हमारे बेटे घूमते रहते हैं। हाँ, तो वो दोनों अकेले थे। पत्नी को प्रॉब्लम था, मगर वो सिस्टम करना नहीं चाहती थी। तो फिर शाम को डॉक्टर को एक एक टाइम खिलाने लगी। डॉक्टर ने मुझे ऐसा भी बोला कि बस मुझे अच्छा सा डॉक्टर ढूंढ के दे दो। बहुत कमाया मैंने, बहुत पैसा कमाया, पैसों की लालसा नहीं है। एक अच्छा सा डॉक्टर दे दो, इनको मैं हॉस्पिटल दे दूं, वो चलाएगा, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। हाँ, मैंने सारे रिश्तेदारों की, परिवार में कई लोगों की किडनियां, गोल्ड मेडल, ये सब निकाल दिए। हाँ, ये सब निकाल दिए। किसी को मैंने बोला मैं किसी को नहीं छोड़ता। मगर कुछ महीनों बाद मुझे पता चला, एक डॉक्टर दूसरा मेरे घर पे आया था, मैंने इनके बारे में बोला तो बोले वो तो चले गए। मैंने बोला क्यों? कि इनको कैंसर था। अरे उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं कैंसर है, तो कि वो चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि इसका भी इलाज है, कोई स्पेशल जूस की भी जरूरत नहीं है। हो सके इतना फास्टिंग बस ये सिस्टम करो। पका हुआ गलती से भी मत खाना, जब तक स्वस्थ न हो जाओ तब तक कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। पहले दिन से आप एटीएस फॉलो करो, पहले दिन से ही कभी पेन नहीं होगा। मुझे नहीं हुआ, इसलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। किसको है? यूएसए में किसी के, हाँ, जो भी है, पहले दिन से पेन बंद हो जाएगा। इनका स्टार्ट करवाओ, कभी मत निकलवाना। बॉडी का कोई स्पेयर पार्ट कुदरत ने निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा है, और एक्स्ट्रा थोड़ा दिया है कि इसके बिना चलेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो सहन करना पड़ेगा उसको निकालने के बाद। उसका भी कुछ रोल तो है, तभी तो ये दिया है। हाँ, काफी संभालना पड़ता है ऑपरेशन के बाद। किडनी निकालो, उसके बाद भी काफी संभालना पड़ता है निकालने के बाद। कोई स्पेयर पार्ट यही नहीं दिया फालतू में। तो ऐसे गोल्ड मेडल का भी इलाज है, किसी का भी इलाज है। एनिमा के बारे में अभी किसी का कोई सवाल हो तो? एक यूएसए में है जी, उनकी आंख में मोतिया है, वो पूछ रहे हैं क्या करना है। 2 क्वेश्चन है, पहले एक का फिर दूसरा बाद में करते हैं जी। आंख में मोतिया है, उन्होंने डीएस फॉलो किया, सिर्फ दाल खाते थे, 3 महीने में थोड़ी थोड़ी खा ली, तो अभी छोड़ दिया है, तो अभी क्या करना है जी उनका? कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं, उम्र के मुताबिक आते रहते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, मोतिया का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मगर ये सिस्टम के जरिए हम इसको कुछ समय तक रोक सकते हैं। डॉक्टर ने बोला है कि बस पक गया है, इमरजेंसी है। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आएगी। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई बार और भी ज्यादा हमें राहत मिल सकती है। इसके लिए हरा धनिया और कड़ी पत्ता, ये हो सके इतना ज्यादा यूज करो। आंखों के लिए हरा धनिया सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मेरे चश्मे चले गए हैं। मुझे भी डॉक्टर ने बोला था कि मोतिया है, मगर अभी देर है, कोई जल्दबाजी नहीं है, मगर मोतिया स्टार्ट हो गया है आपका। तो करीब ये 10 साल होने को आई, अभी तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रोक सकते हैं, कब तक रुकेगा वो मुझे पता नहीं है, मगर उम्र के साथ कुछ तो प्रॉब्लम, दांतों को भी जाना होगा, आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, कानों में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऐसा कुछ तो होता रहता है। हरा धनिया बिना पानी डाले
जूस बना लो। आई की जो बोतल होती है आई ड्रॉप्स की, इतनी बोतल है, ज्यादा नहीं, दिन में 2 बार 2-2 बूंदे आंखों में डालो, इससे अच्छा रहता है। कैरोट और हरा धनिया, इसका जूस पियो, इससे भी आंखों के जो चश्मे हैं, देखो कम उम्र में वो बेटी पहन के बैठी है, कम उम्र में चले जाएगी गारंटी। हरी पत्तियां जितनी अंदर जाएगी, किसी पशु पक्षी को कहाँ कोई प्रॉब्लम हो, कोई अंधा होता है क्या? हाँ, कोई अंधा नहीं होता है। जब तक जीते हैं ना उनके किसी के दांत टूटते हैं, ना किसी की आंखें, ना कोई बहरा होता है। ये सारे प्रॉब्लम हमें हमारे गलत आहार की वजह से ही है। फिर भी ऐसा कुछ ज्यादा लेने से ठीक होता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बोलो और कोई सवाल हो तो भी पूछ सकते हो। हाँ जी, एक और है जी, वो भी यूएसए से जनवरी में न्यू ईयर पे जहाँ पर थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से वो कोमा में चला गया। लड़का अभी 30 साल 35 साल का होगा जी। तो वो वहाँ पर रहा, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में रखा, उन्होंने कर लेके किसी तरह अभी 6 महीने बाद 7 महीने बाद वो मैथल ले गए, अभी भी हॉस्पिटल में ही है। तो है कोमा में, एक्सीडेंट में हुआ, बाकी परिवार बच गया। ये बीच में घुस गया, उसके यहाँ पे कुछ लगा, वो यहाँ पे गोल है, बीच को दस गया वो पानी। उसका कोई कोमा का तो एक्सपीरियंस मैंने कल बताया था, हाँ जी, मगर एक एक्सीडेंटली है हाँ जी, तो उसको प्रयोग करके देखना पड़ेगा। मैं क्योंकि ऐसा केस मेरे पास कोई नहीं आया है, ना मैंने सुना है एक्सीडेंट से कोमा में गया हो, मगर ये प्रयोग करने से शायद ठीक हो भी सकता है। बाकी बुखार की वजह से या कोई और वजह से कोमा में चले गए, ऐसे तो गुरुजी के पास भी 3-4 ऐसे एक्सपीरियंस है। मेरे पास दूसरा भी है, मेरी बड़ी बेटी है जो मेरी, उनके ससुर के बड़े भाई, उनको कुछ बीमार हो गए थे तो वो कोमा में चले गए। मेरे ससुर भी कोमा में चले गए थे, मगर उस समय मैं एनडीएस में नहीं था, हाँ, तो वो नहीं बच पाए, मगर वो कोमा में चले गए। जो मेरी बेटी है उसके ससुर के बड़े भाई, मुझे पता चला, मैं हॉस्पिटल गया, 3 दिन ही हुआ था, तो मैंने सोचा चलो डॉक्टरों से मिलते हैं, वो क्या बोलते हैं। तो वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसका तो कोई हम कह नहीं सकते, गारंटी नहीं दे सकते, कब आएंगे कोमा से बाहर, आ भी सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो परिवार में कंडीशन इतनी नहीं थी जो हॉस्पिटल का खर्च उठा सके, तो मैंने बोला चलो घर ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मुझे वो पहले केस में रिजल्ट मिला था, मुझे विश्वास था। बोले घर ले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हाँ, कि देखो कोमा में हॉस्पिटल से घर लाए, लोग भी बोलेंगे माँ बाप के लिए पैसा नहीं है, कुछ सुनना पड़ेगा हमें। मैंने बोला लोगों का तो काम है बोलना, कहना, ये प्रयोग करते हैं, देखो क्या होता है। साथ में मैं भी गया, बस तीसरे दिन कोमा में से बाहर आ गए। और इसके बाद 2 साल जिए, उम्र काफी थी, 2 साल जिए और बाद में गए वो। तो कोमा में से ऐसे बाहर आ सकते हैं, मगर एक्सीडेंट से यदि अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया हो तो ये करने से भी रिजल्ट ना मिले तो गारंटी नहीं दे सकते, फिर भी प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि कोमा में है तो नेचुरली न टॉयलेट हो सकता है, न गैस पास हो सकता है, और खुराक तो यही देते रहेंगे, चाहे लिक्विड फॉर्म में दे, खुराक तो यही देते रहेंगे, तो गैस तो अंदर रहेगी। पहले हम गैस निकालने का काम करें, गैस निकालने से क्या रिजल्ट मिलता है, हाँ, शायद ऊपर वाले की मर्जी हो, इसीलिए ये आपके जरिए ये सवाल आया हो और आप प्रयोग करवाओ, मिल सकता है रिजल्ट। ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले की मर्जी होती है तभी तो हम यहाँ आए हैं, हाँ, ऊपर वाले की कुछ मर्जी थी तभी यहाँ आए हैं। तो बस उसकी मर्जी को ध्यान में रख के ही
उनका आदेश है, ऐसा ध्यान में रख के ही हमें सिस्टम फॉलो करनी चाहिए। बोलो और भी किसी का कोई सवाल हो तो। एक और है जी, वो भी अमेरिका में है, अभी आए हैं, पर उनको बुलाया था, आए नहीं। उनका बेटा कितना होगा, बुखार चढ़ के उन्होंने बुखार ज़्यादा हो गया बेटे को, तो कहा हाँ जी रास्ते वो ऑक्सीजन 5 महीने का था, तो इसका फीवर इतना हाई हो गया कि इसको ला लो कि ब्रेन हेमरेज हो गया, और क्या हुआ वो एक्टिविटी नहीं करता कुछ भी। और उसका जो फूड है ना वो देते हैं, वो भी प्रोसेस करके देते हैं, कुछ डाल के देते हैं वेज में, तो वही लेता है। वो 4 साल का है, वो कुछ ना हाथ पैर हिलाता है, कुछ नहीं करता है। तो पापा ही हुआ ना तो। और दूसरा है, उन्होंने बताया था, पर उसी टाइम किसी और ने होम्योपैथिक है या कि मतलब उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। थोड़ा रिलैक्स मिला कि मालिश करनी है, कुछ देर की ऐसे, पर बात से कर रहे हैं। मालिश करवाओ, मना नहीं है। हाँ जी। होम्योपैथिक की दवाई ले रहे हैं तो भी मना नहीं है, मगर ये प्रयोग करवाना चाहिए। ठीक है। हाँ? पर पहले हम यहाँ कहाँ बोलते हैं किसी को कि ये दवाई वो मत ठीक था लो। जी, बुखार से पहले वो कहते 100% ठीक था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं ऐसे, मतलब जैसे बच्चा खेलता है। देखो बुखार क्यों आता है, जैसे गुरुजी ने बताया था, फिर भी मैं बताऊं, ये हम सिस्टम फॉलो करते हैं। आज तक हमने जो खाया है वो अब बॉडी को मिलने वाला नहीं है। जो कुछ खाया है अब बॉडी को मिलने वाला नहीं है, जिसकी हमारी बॉडी को आदत हो गई थी। अब हम जो खाने जा रहे हैं, जो लाइफस्टाइल बनाने जा रहे हैं, उसकी भी बॉडी को आदत नहीं है, वो छोड़ने की आदत नहीं है, उसको लेने की आदत नहीं है। तो कुछ संघर्ष अंदर बॉडी के अंदर चलेगा, कुछ उथल पाथल होगी बॉडी में। क्या हो सकता है?